अब देखिए, वेरियस डिपार्टमेंट्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। उस डिपार्टमेंट के अंदर जो सिस्टम है वो सारा सिस्टम को पढ़ना है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, एचआर डिपार्टमेंट के अंदर ये अप्लाइड होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसको स्टडी करना है। और वेरियस अदर डिपार्टमेंट है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में उसको आप डिस्क्राइब करेंगे, अलग फैकल्टीज उसको स्टडी करेंगे। हम आज जो स्टडी करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या? देखिए, इंटीग्रिटी पार्ट ये है एचआर डिपार्टमेंट का। एचआर डिपार्टमेंट जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या मीडियम साइज का ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा स्केल का ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिपार्टमेंट होता है। एचआर हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में जानकारी लेना है। देखिए, जो हम पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे, जो फाइव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या मीडियम या लार्ज स्केल का ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 एम्स की आवश्यकता होती है। 5 एम्स क्या है? पिछले सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था। 5 एम्स होता है मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स एंड मेथड। ये 5 एम्स है जिससे ये इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए अपने काम को निष्पादन करता है और प्रोडक्टिविटी देता है। ठीक है। ये 5 एम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स एंड मेथड्स। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैन, मैन पावर है, यानी ह्यूमन बींग, जिसे हम एचआरएम में पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स, रिसोर्स मतलब क्या होगा यहाँ पर? संसाधन। यानी ह्यूमन तो ह्यूमन बींग हो गया, या मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकता है। ठीक है। उनका सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। किसी भी कंपनी में डिप्लॉयड करने के लिए सबका अलग अलग रूल्स, रेगुलेशंस एंड क्राइटेरिया है, सीटें हैं। ठीक है। मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकता है, यानी ह्यूमन बीइंग। रिसोर्स मीन संसाधन। मेन पावर क्या है? एक रिसोर्सेस है। इस मेन पावर रिसोर्सेस को हम क्या करेंगे? मैनेज करेंगे, सही तरीके से मैनेज करेंगे। तो मैनेज सही तरीके से कैसे करेंगे उसको स्टडी हम एचआरएम में पढ़ते हैं। कि एचआरएम हमको नॉलेज होगा कि कैसे हम एज ए एचआर मैनेजर कहीं कंपनी में वर्क करेंगे तो हमको क्या क्या पॉइंट को देखना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा। ये सारा काम हम एचआरएम डिपार्टमेंट में जो करेंगे, एचआर मैनेजर बनकर, ये सारा चीज को हम स्टडी करेंगे एचआरएम के अंदर। मीन्स मैन पावर रिसोर्सेज जो है उसको सही तरीके से मैनेज करके एक जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिलमेंट करना, अच्छी तरीके से उसको प्राप्त करना, ये सारा काम हम एचआरएम में पढ़ेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक है एचआरएम का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे कंटेंट्स क्या क्या है, क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं अभी। पहला देखिए, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एचआरएम क्या है। दूसरा क्या है? एचआरएम, देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एचआरएम ऑब्जेक्टिव्स। एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है। तीसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एचआरएम, उसका कैरेक्टर्स, उस विशेषताएं क्या क्या है, एचआरएम के विशेषताएं क्या क्या है। फंक्शंस ऑफ एचआरएम, एचआरएम के फंक्शंस क्या क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, रोल ऑफ एचआरएम, एंड एसेंशियल एचआर स्किल। मतलब एक ह्यूमन, मतलब एक मैनेजर्स, एचआर मैनेजर्स है उसके अंदर क्या क्या एसेंशियल स्किल होना चाहिए उस काम को करने के लिए, ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर लास्ट में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है इसको पढ़ेंगे। ये हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली एचआरएम का फर्स्ट चैप्टर है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये सारा पॉइंट्स है जिसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, मैन पावर को, एक संसाधन है हमारे पास, एक ऑर्गेनाइजेशन को इस मैन पावर को यूज करना है। और उसको यूज करते हुए उनका ऑब्जेक्टिव्स है, यानी ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑब्जेक्टिव्स उसको फुलफिलमेंट करना है सही तरीके से। कि इसको स्टडी करना एचआरएम कहलाता है। वो आपके बुक्स में, एसएलएम्स में और अलग ऑथर से अगर बुक देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर का डिफरेंट डिफरेंट आपको डेफिनेशंस मिलेगी। आप उस बुक से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन बेसिकली एचआरएम के अंदर आप क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे, क्या क्या आप स्टडी करेंगे, वो तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अभी तो इंट्रोडक्शन पार्ट चल रही है आपकी। लेकिन एचआरएम के अंदर आपको पूरा होल बुक में, यानी एचआरएम का फंक्शन से लेकर XYZ लास्ट तक क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, ये इसमें इसमें आपको बताना चाहूंगा एक एक करके। देखिए, पहला जो है आपको समझना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। जैसे आप समझ गए, सीरीज में अभी एक एग्जांपल दिया, ह्यूमन मीन्स मैन पावर हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया मैन, चाहे वो मैन हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो। ये एक हमारा एक संसाधन है, रिसोर्स है,
जिसको सही तरीके से मैनेज करके ऑर्गेनाइजेशंस में काम करवाना है और ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑब्जेक्टिव्स का फुलफिलमेंट करना है। ये बेसिकली वर्क होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है डिस्क्राइब किया गया हुआ है जो कि पूरा इसको एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करने के लिए प्रारूप बनाता है। जैसे कि दूसरा ऐसा काम क्या हो गया इस डिपार्टमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का दूसरा जो काम हो गया, पहले तो प्लानिंग करेगा। प्लानिंग मीन्स क्या हो गया, देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, एक छोटी सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स है। अब उसको काम करना है, उसका एक ऑब्जेक्टिव सेट, वो ऑर्गेनाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है कि हमारा इस मंथ में ये प्रोडक्शन करना है फॉर एग्जाम्पल। एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिलमेंट करने के लिए जो मैन पावर लगेगा, जिस एक्सपर्टीज का मैन पावर लगेगा, जिस नॉलेजेबल जिस एक्सपीरियंस का मैन पावर लगेगा, उसको क्या करती है पहले फाइंड आउट करेगी कि हमको उस प्रोडक्शन के जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है उस प्रोडक्शन के लिए, उस ऑब्जेक्टिव्स के लिए अपने को क्या 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 काम करना होगा, सबसे पहले उसको प्लानिंग करती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्लानिंग। कि प्लान करना, जैसे मान लीजिए हमको 2000 यूनिट प्रोडक्शन करना है मंथ वाइज, तो हमको 10 मैन पावर की जरूरत है, तो हम 10 मैन पावर को हायर करेंगे बाहर से। तो ये 10 मैन पावर लाएंगे, तो ये पहले क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे कि हमको 10 की जरूरत है उस प्रोडक्शन यूनिट के लिए, कि 20 की जरूरत है, कि 30 की जरूरत है। ये सबसे पहले प्लानिंग होगा, एक रफ डायग्राम बनेगा, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद क्या होगा कि हमको पता चल गया कि हमको 10 एम्प्लॉय की जरूरत है, इतना प्रोडक्शन करने के लिए हमको 10 एम्प्लॉय की जरूरत है। तो सबसे पहले हम उसको रफ डायग्राम बना लिए कि हमको 10 एम्प्लॉय की जरूरत है, तो प्लान कर लिए। दूसरा क्या होगा, अब इस 10 एम्प्लॉयज जो हैं इसको किस पर्टिकुलर प्लेस में डिप्लॉयड करेंगे काम करने के लिए। देखिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे डिपार्टमेंट होगा, यानी एचआर, मार्केटिंग, फिनांस, सभी जगह अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, छोटा छोटा प्रोडक्शन यूनिट होगा, मार्केटिंग यूनिट होगा, एचआर यूनिट होगा, या फिर फाइनेंस यूनिट होगा, इस सब यूनिट में। तो सभी की जगह हम क्या करेंगे, अपने जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का 200 यूनिट 2000 यूनिट प्रोडक्शन करने का है। अब क्या करेगा, इस सारा डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज को हायर करना होगा। मान लीजिए सभी जगह एक एक एम्प्लॉयज की, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एक एम्प्लॉयज की जरूरत है सारे डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में, एचआर डिपार्टमेंट में एक होना चाहिए, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, प्रोडक्शन में, ये सब में एक एक एम्प्लॉयज चाहिए उस यूनिट को, जो हमारा ऑब्जेक्टिव को फुलफिलमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम प्लानिंग कर ली। दूसरा हम उसमें करेंगे जॉब को एनालाइज और डिजाइन करेंगे। जॉब का एनालाइज कैसे करेंगे, कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है, तो हम जो हायर करेंगे, जो एम्प्लॉय हायर करेंगे, जो मैन पावर लेके आएंगे, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का होना चाहिए, मार्केटिंग का उसका नॉलेज होगा। जैसे एचआर के लिए, हम एचआर डिपार्टमेंट के लिए अगर कोई मैन पावर डिप्लॉयड कर रहे हैं, तो उसको नॉलेज होना चाहिए किसका, एचआर का। तो ऐसे हम पहले क्या करेंगे, जॉब को एनालिसिस कर लेंगे कि हमको किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने रिक्वायरमेंट है। मार्केटिंग में एक की है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एक की है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक ही है। तो हम पहले क्या कर लिए, पहले प्लान कर लिए कहाँ कहाँ क्या लगेगा। अब जॉब का एनालाइज कर लिए, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर नॉलेज और एक्सपर्टीज के हमको मैन पावर चाहिए, ये एनालाइज कर लिए। सेकंड जो पार्ट हो गया जॉब का एनालाइज एंड डिजाइनिंग कहते हैं। तीसरा क्या पार्ट हो गया एचआरएम का, वो है रिक्रूटमेंट। अब हम जॉब को डिजाइन एनालाइज कर लिए, वर्क डिटेल बना लिए, तो हम उसमें क्या करेंगे, अब डिप्लॉयड करेंगे, रिक्रूट करेंगे एम्प्लॉइज। ठीक है, तो एचआर डिपार्टमेंट में एक डिप्लॉयड करेंगे, एक मार्केटिंग में डिप्लॉयड करेंगे। तो ये रिक्रूट कैसे करेंगे, रिक्रूट जो हमको चाहिए, हमको जैसे एचआर में, एचआर डिपार्टमेंट के लिए मैन पावर चाहिए, तो एचआर के नॉलेज वाले जो भी ह्यूमन बींग होंगे, मैन फीमेल या जो भी, वो उसको हायर करेंगे। तो ये रिक्रूटमेंट करने का काम करना है। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बहुत सारा है, वो आगे आप जब चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये सारा जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसका अलग अलग चैप्टर्स हैं जिसको आप गो थ्रू करेंगे। अभी इट्स इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक, तो तीसरा जो पॉइंट होगा रिक्रूटमेंट करना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम उस एक्सपर्टीज के, उस नॉलेज के, उस एक्सपीरियंस के मैन पावर को डिप्लॉयड कर दिया वेरियस डिपार्टमेंट में। ये है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तीसरा जो इसका पॉइंट है। नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस होगा रिक्रूटमेंट के बाद, मतलब सॉरी, रिक्रूटमेंट में डिप्लॉयड नहीं करते हैं, केवल रिक्रूट करना है कि अलग अलग वेरियस वेरियस डिपार्टमेंट में इस बंदे की हमको जरूरत है। अब उसमें से जैसे मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट में हमको एक की आवश्यकता है, तो उसमें से बहुत लोग आएंगे, इंटरव्यूज के लिए आएंगे, मान लीजिए 10 लोग आ गए।
उसमें से जो बेस्ट कैपेबल होंगे, जो बेस्ट एक्सपर्टीज होंगे, जिसको बेस्ट नॉलेज होगा, जिसको बेस्ट एक्सपीरियंस होगा, उस मैन पावर को, उस ह्यूमन बीइंग को हम सेलेक्टेड कर लेंगे उस वेरियस डिपार्टमेंट के लिए। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट के बाद में क्या होगा, सिलेक्शन, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे, अपने कंपनी में हायर कर लेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको हायर कर लेंगे। ये चौथा प्रोसेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है इंडक्शन। अब मैन पावर अपने कंपनी में आ गया, अपना ऑर्गेनाइजेशन में आ गया। अब इसको क्या करते हैं, फेमराइज कराते हैं अपने कंपनी के पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स, जो भी है कंपनी के यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन रहेंगे, उसको क्या करना है, उसको बताते हैं, जो एम्प्लॉय हायर किए हैं उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी इसको इंडक्शन। जैसे अभी आप लोग एमबीए में जब एडमिशन लिए, एडमिशन लेने के बाद जब एक इंडक्शन प्रोग्राम रखा गया था आप लोगों के लिए, जिसमें हमारे यूनिवर्सिटीज के सारा चीज बताने के लिए आपको एक प्रोग्राम रखा था, उसको इंडक्शन प्रोग्राम कहते हैं। उसी प्रकार जो डिपार्टमेंट हायर करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन हायर कर लेता है एम्प्लॉयज को, तो वेरियस डिपार्टमेंट को समझाने के लिए, अपने काम को समझाने के लिए, अपने रूल्स रेगुलेशन को समझाने के लिए, अपने पॉलिसीज को समझाने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को समझाने के लिए एक प्रोग्राम रखता है, उसको इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट जो है, इसमें मतलब क्या क्या पढ़े, प्लानिंग किया, फिर जॉब एनालाइज किया, डिजाइन किया, रिक्रूट किया, फिर सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद उसको कंपनी में लाने के बाद इंडक्शन प्रोसेस में लाया। नेक्स्ट उसमें आ जाता है प्रमोशन। देखिए उसमें बहुत सारे और पार्ट्स हैं। अब इंडक्शन करने के बाद अब वो फैमिलाइज हो गया, कंपनी के बारे में फैमिलाइज हो गया, उसको काम सौंप दिया गया है। काम काम सौंपने के बाद उस काम को निष्पादन करता है, यानी कंप्लीट करने की कोशिश करता है जो भी काम उसको दिया गया है। अब वो काम करता है तो देखिए उस मतलब जिस सिस्टम में काम कर रहा है, जिस वर्किंग इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, भले वो नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस है, काम करके आया हुआ है, सब कुछ है, लेकिन जहां वो काम कर रहा है उसको अच्छी तरीके से काम करवाने के लिए उसको ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिलमेंट सही तरीके से कर सके और कम समय पे उसको फुलफिलमेंट कर सके। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है इंडक्शन के बाद जो हो गया, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ठीक है, ताकि उनका स्किल डेवलप और अच्छे तरीके से हो जाए, और जो हम काम सौंपे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन उनको काम सौंपा है, उसको वो अच्छे तरीके से कर सके। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करना, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से ट्रेनिंग होती है, उसको अलग चैप्टर्स है आप लोगों का, उसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो है, ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग अगर कर लिया, ट्रेनिंग करने के बाद जो ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है उसको काम को अच्छे तरीके से कर रहा है, तो काम यदि अच्छे तरीके से कर रहा है तो उसको क्या करते हैं हम, उसको अच्छा रेमुनरेशन देते हैं, अच्छा कैंपनसेशन देते हैं। जैसे मान लीजिए जाए जो सैलरी पे आधारित है, जिस सैलरी पे उसको रखा गया है, मान ली जाए वो अच्छा अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा, और वो परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है तो उसको रिवॉर्ड अवार्ड सब दिया जाएगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सैलरी पे बेस्ड है, कंपनसेशन देना, अच्छा सैलरी देना, उनको रिवॉर्ड देना, उनको अवार्ड देना, ये सारा चीजें, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, अगर मान ली जाए वो जो डिप्लॉयड ह्यूमन बीइंग है वो अच्छी तरीके से और अच्छा काम कर रहा है, और हमारी कंपनी में दूसरी और जब कहीं और स्थापित है दूसरी कंपनी हमारी सेकंड पार्ट में, अगर मान ली जाए वो अगर कैपेबल पर्सन है, जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का अच्छी तरीके से इन्वॉल्वमेंट होगा, अच्छी तरीके से समझ चुका हो, काम कर रहा है, अब क्या करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या करते हैं जो हेड होंगे, एचआर मैनेजर्स जो होंगे, वो क्या करेंगे, हम ये जो पर्सन ह्यूमन बीइंग है वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको ट्रांसफर भी करती है, ताकि वो वहां भी जाकर उस अपने स्किल को दिखा सके और हमारा ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट कर सके। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर का प्रोसेस भी करते हैं, इंटरनल ट्रांसफर भी होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अंदर में ही इंटरनल ट्रांसफर भी होता है, और एक्सटर्नल ट्रांसफर भी होता है। मान लीजिए कई जगह कंपनीज है उसकी, तो वो एक कंपनी को दूसरे कंपनी में ट्रांसफर करना, तीसरे कंपनी में ऐसे कर सकता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पार्ट जो होगा ट्रांसफर का हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, एचआरडी। एचआरडी का पार्ट होता है, मतलब इसमें क्या होता है, जो मैन पावर है उसके डेवलपमेंट की बात आती है। उसमें डेवलपमेंट में बहुत सारा उसके पॉइंट्स है, उसको आगे पढ़ेंगे, हम एक पूरा चैप्टर है एचआरडी का। तो ये जो सारा जो पॉइंट्स है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे, ये आपका सिलेबस है समझ लीजिए। और यही आप एक एचआर डिपार्टमेंट का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होता है उसको करना होता है। यानी कि ये सारा पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स है, प्लानिंग करना, जॉब एनालिसिस, जॉब डिजाइन, रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, फिर इंडक्शन करना,
कंपनसेशन सैलरी पार्ट हो गए, प्रमोशन देना, ट्रांसफर, ट्रेनिंग करना, परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना, ये सारा चीज उसमें होता है। क्लियर? इतना तक समझ में आया कि एचआरएम क्या है? आप लोगों को क्लियर है? बाकी लोगों को जो चैट बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं वो भी लिखिए। ठीक है, सबको क्लियर है कि एचआरएम है क्या? ओके, यस। आगे चलते हैं इसमें। देखिए, अभी जो मैंने बताया कि एचआरएम के अंदर क्या क्या होता है, तो देखिए इसमें आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा। एम्प्लॉयज को यहाँ यहाँ हायर किया हुआ है, ठीक है, यहाँ रिक्रूट किया, रिक्रूट, फिर उसको ट्रेनिंग वगैरह दिया, ठीक है, फिर उसको रिवॉर्ड्स वगैरह दिया हुआ है, फिर यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट किया, यानी सक्सेस का डायग्राम ऐसा शो करता है। तो जो मैंने पॉइंट्स बताया फिर इंट्रोडक्शन पार्ट में कि एचआरएम ये है, वो एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आ जाते हैं। मेन जो एचआरएम का जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, उसमें से 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। सोशियल ऑब्जेक्टिव्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो गया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो गया, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हो गया। देखिए, मेन जो ऑब्जेक्टिव्स होता है एचआरएम का डिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, मतलब अपने कंपनी में लेके आना, और जो अभी पॉइंट्स बताए हैं वो पूरा काम को करना। बट क्या है, किसी भी एम्प्लॉयज को, किसी भी, हम इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू करने के बाद उसको डिप्लॉयड करते हैं। तो मान लो 10 लोग आए हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू 10 में से हमको 5 लोग, उसमें से एक्सपर्टीज, हमारे पास 5 पोस्ट है, उसमें 5 लोग अच्छे लगे, और हमारे जो इंटरव्यू प्रोसीजर है उसको पूरा क्रैक करके आए हैं। ठीक है, तो ये जो लेके आए हैं, ये राइट पर्सन लोग हैं कि नहीं, हम तो इंटरव्यू लिए, और तो राइट पर्सन है कि नहीं, ये सब चीज देखना जरूरी है। जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होगा वो ये सब चीज देखेगी, यानी कि इसमें डिप्लॉयमेंट के लिए क्या जरूरी है, राइट पर्सन जरूरी है। जो हमको ऑब्जेक्टिव को सेट किए हैं, जिसके लिए हमको एम्प्लॉय चाहिए, जिस क्राइटेरिया के हमको एम्प्लॉय चाहिए, वैसा ही राइट पर्सन डिप्लॉयड करना है अपना ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे मेन अहम क्या हो गया, राइट पर्सन लाना, राइट क्वांटिटी में लाना, जितने की जरूरत है उतना ही लाना। देखिए, हमारा जो मेन जो मोटिव होता है किसी भी कंपनी का, वो क्या होता है, ऑप्टिमम रिसोर्सेज को यूज करना, यानी कि जितना मिनिमाइज रिसोर्सेज को, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट लेना। आउटपुट ज्यादा हो, मिनिमम रिसोर्सेज का यूज हो, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटो होता है, एक मोटिव होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस एचआरएम के तहत में राइट पर्सन को डिप्लॉयड करना है, राइट क्वांटिटी, जितने की जरूरत है उतना ही डिप्लॉयड करना है, राइट प्लेस एंड राइट टाइम, राइट जगह में और सही समय पे उसको डिप्लॉयड करना है। यानी कि 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एचआरएम के लिए। वो है राइट पर्सन को राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस एंड राइट टाइम में डिप्लॉयड करना, ये बहुत जरूरी है। ये एचआरएम का मेन फंक्शंस में आता है, आगे उसको पढ़ेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव्स में देख लेते हैं। पहला है सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गया, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, एंड लास्ट वन है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, पहला जो ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल मीन्स समाज। समाज, मान लीजिए एक कंपनी न्यूली ओपन हो रही है, मान लीजिए हम यहाँ बिलासपुर में एक नया कंपनी ओपन कर रहे हैं। तो कंपनी जहाँ ओपन होती है वहाँ आसपास के लोग प्रभाव होते हैं, वो आसपास के लोगों को जितने सराउंडिंग्स में है वो सब सोशल हो गए। तो एचआरएम का बहुत इंपॉर्टेंट एक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि ये जो आसपास के लोग होते हैं इनको बेनिफिट पहुंचाया जाए। तो ये मेन पहला ऑब्जेक्टिव जो है, सोशल ऑब्जेक्टिव जो है एचआरएम का, वो ये है कि जितना सोसाइटी के इर्द गिर्द है, जो हमारे कंपनी के आसपास, जैसे मान लीजिए कंपनी, अभी एग्जांपल दिया, कंपनी खोलेंगे। अब खोलेंगे तो क्या करते हैं हम, देखिए जब नया स्टैब्लिशमेंट करते हैं किसी भी कंपनी की, तो वहाँ अधिग्रहण होता है। अधिग्रहण होता है तो बहुत सारे जमीन को अधिग्रहण करके वहाँ पास क्या करते हैं, अपना फैक्ट्रीज बनाते हैं। तो फैक्ट्री बनाने के पहले जिससे जमीन लिए रहते हैं, उससे क्या करते हैं वो, एक नॉर्म्स होता है आपस में कि उनको नौकरी में रखा जाएगा। ठीक है, तब उस एवज में वो अधिग्रहण करते हैं और उसका पैसा भी देते हैं और नौकरी में रखेंगे ऐसा बोलते भी हैं उस कंपनी में। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है उस एचआरएम का पार्ट है, जो आसपास के जितने भी सोशल ह्यूमन बींग्स हैं जो कि कंपनी को अफेक्ट करता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, वो उसको फुलफिलमेंट करना, उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट करना एचआरएम का ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सीधी सी बात है, हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं, ये कंपनी के बाहर की बात होगी। पहला पॉइंट जो है सोशल ह्यूमन बीइंग की बात होगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करना और फुलफिलमेंट करना।
ये एचआरएम का ऑब्जेक्टिव। दूसरा एचआरएम का ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन सेट, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना इंटरनल ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा, सीधी सी बात है, तभी वो उसी के हिसाब से डिप्लॉयड करेंगे एम्प्लॉयज को और अपना काम को करवाएंगे और एंड प्रोडक्ट निकालेंगे जो भी। तो ये जो सेकंड जो इसमें पॉइंट है एचआरएम का, पॉइंट जो है सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिलमेंट करना, ये एचआरएम का मेन ऑब्जेक्टिव है। सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? पर्सनल मीन जो इंडिविजुअल वे में जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, उसके भी कुछ उद्देश्य होंगे, उससे भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो अंदर में काम कर रहे हैं। जैसे मान ली 10 एम्प्लॉय हायर किए, 10 एम्प्लॉय ले आए, ये 10 एम्प्लॉय के भी अपने खुद तो अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। वो सोच क्या होगा उस कंपनी में कि मुझे इस कंपनी में इतना अच्छा रेमुनेशन मिलेगा, ये वेजेस मिलेगा, ये बोनस मिलेगा, ये सब सोच के आया होगा वो, ठीक है, कि कंपनी बेटर दूसरे कंपनी से अच्छी है। ये सारा चीज वो सोच के आया होगा, तो ये पर्सनल उनका खुद का ऑब्जेक्टिव्स भी रहता है। तो इस पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिलमेंट करने का काम एचआर ऑब्जेक्टिव्स देखते, उसका एचआर ऑब्जेक्टिव्स है जो कि इसको पर्सनल के ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिलमेंट करता है। नेक्स्ट जो है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मींस क्या हो गया? फंक्शंस, बहुत सारे वेरियस फंक्शंस हैं, उसके हिसाब वेरियस फंक्शन में से अभी थोड़ी देर पहले बताया, वेरियस डिपार्टमेंट है, वेरियस फंक्शन है, और जो मेन ऑब्जेक्टिव्स उसको फुलफिलमेंट करने के लिए सारा डिपार्टमेंट्स काम करेगा, तो उसका सारा जितने भी डिपार्टमेंट है अलग अलग फंक्शनल वे में काम करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स को ही फुलफिलमेंट करेगा कौन? एचआर एम। उसकी भी उसका उद्देश्य हो गया कि फंक्शनल हर डिपार्टमेंट के डिप्लॉयड उसी प्रकार से उसी एक्सपर्टीज को लेके आके डिप्लॉयड करेंगे, ताकि जो हर फंक्शंस है, हर मेन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए सुचारू रूप से जितना भी फंक्शन चल रहा है उसको फुलफिलमेंट कर सके। ये ये जो 4 पॉइंट्स है ये एचआरएम का मुख्य उद्देश्य है। सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिलमेंट करना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिलमेंट करना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट करना और फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट करना। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एचआरएम। एचआरएम का कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं ऑफ एचआरएम। देखिए पहला इसमें कैरेक्टरिस्टिक में लिखा हुआ में सबसे पहला जो है कॉम्प्रहेंसिव नेचर ऑफ एचआरएम। दूसरा है गोल ओरिएंटेड अप्रोच। तीसरा है फंक्शंस ऑफ एचआरएम। चौथा है इंटीग्रेटेड डोमेन। पांचवा है डायनेमिक एंड इवॉल्विंग चैलेंजेस। ये सब क्या है, क्या चीज, क्या विशेषता है एचआरएम की? एचआरएम का सबसे पहला जो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक विशेष विशेष जो है एचआरएम में, कॉम्प्रहेंसिव नेचर है। कॉम्प्रहेंसिव नेचर मीन्स होता क्या है? इसमें जो अभी जितने पॉइंट्स बताया आपको वो उसके नेचर में है डिप्लॉय, जिस मीन्स एचआरएम में क्या होगा? पहले प्लानिंग होगा, प्लानिंग करने के बाद वो जॉब एनालाइज करेगा, डिजाइन करेगा, सिलेक्शन करेगा, और बहुत सारे जो प्रोसेस है, इंडक्शन, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये कॉम्प्रहेंसिव नेचर का है एचआरएम। ठीक। दूसरा इसमें कैरेक्टरिस्टिक है गोल ओरिएंटेड अप्रोच। गोल ओरिएंटेड मीन्स उद्देश्य, गोल मतलब एक उद्देश्य है उसको प्राप्त करना, ये एक अप्रोच है। एचआरएम का अप्रोच क्या है? गोल को प्राप्त करना। ऐसे एम्प्लॉयज को ही हायर करेगा जो उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट करता है, वैसे ही डिप्लॉयड करेगा, उसी उद्देश्य पे काम करेगा कि जो उसका गोल है उसको प्राप्त कर सके। तो नेक्स्ट जो इसका विशेषता है एचआरएम का काम, एचआरएम को काम करने का विशेष ये विशेषताएं हैं। तो दूसरा जो उद्देश्य है उसका क्या है? गोल को प्राप्त करना। ठीक। तीसरा जो है जो फंक्शंस ऑफ एचआरएम, मतलब उसमें वेरियस सारा फंक्शंस है, जैसे अभी आगे आपको बताऊंगा फंक्शंस में जो 2 भागों में बांटा गया है बेसिकली। यहाँ पर अभी देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ एचआरएम में। देखिएगा स्लाइड में आपको स्लो हो रहा है। प्लानिंग, स्टेफिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, सेफ्टी एंड हेल्थ एंड लेबर रिलेशनशिप। प्लानिंग मीन्स आपको प्लान करना है कि हमें कितना एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, कितना एम्प्लॉयज की जरूरत है, सबको प्लान करना। फिर उसके बाद स्टेफिंग करना, उनको स्टेफिंग की मीन्स क्या है? जितने की जरूरत है उसको हायर करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना। तीसरा जो है इसको डेवलप करना, जिस जो हमको जरूरत है, उनको नॉलेज तो है उसको, लेकिन उसको अच्छी तरीके से उसको स्किल को डेवलप करके हम काम कराएंगे ताकि हमारा एबिलिटीज को अच्छे से फुलफिलमेंट कर सकें। ये तीसरा पॉइंट हो गया। कंपनसेशन, कंपनसेशन देना यानी रेमुनेट देना, वेजेस देना, सैलरी देना, रिवॉर्ड देना, अवार्ड देना, ये सारा कंपनसेशन के अंदर में आ जाता है। सेफ्टी एंड हेल्थ, उनके जो डिप्लॉयड पर्सन है, डिप्लॉयड ह्यूमन बीइंग है, जो डिप्लॉयड मैन पावर है, उनके सेफ्टी और हेल्थ के लिए काम करना।
ठीक है, बहुत सारा सेफ्टी के लिए भी काम करती है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके हेल्थ के लिए काम करती है, हेल्थ फैसिलिटी भी देती है। सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है बेसिकली उनको ज़्यादातर सेफ्टी की फैसिलिटी देती है, और कुछ मेडिकल हेल्थ के लिए मेडिकल फैसिलिटीज भी देती है। ठीक। नेक्स्ट जो है इसमें लेबर रिलेशनशिप, मतलब एक कंपनी में जो हेड होते हैं और जो लेबर काम करते हैं उनके बीच में एक समन्वय बना कर रखना, ताकि वो अपने काम को अच्छी तरीके से काम कर सके। ये एचआरएम का मेजर फंक्शंस है कि लेबर को रिलेट कर रखे और उसका ऐसा वर्किंग इन्वायरमेंट का कल्चर दे, उनका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दे, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके और उसे किसी काम में हिचकिचाहट ना हो, और उस काम को अच्छी तरीके से फुलफिलमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स को टच कर सके, फुलफिल कर सके। इसलिए बेटर लेबर रिलेशन की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में। ये मेन फंक्शंस है। नेक्स्ट इसमें है इंटीग्रेटेड डोमेन। इंटीग्रेटेड डोमेन का मतलब है केवल एक पार्ट को नहीं देखा जाएगा। जब एचआरएम मतलब एचआर डिपार्टमेंट में या फिर एचआरएम को ही देख लेते हैं, अगर कंपनी में एम्प्लॉय आ रही है तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट होगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट होगा। तो ये नहीं है कि केवल कंपनी की ऑब्जेक्टिव को फुलफिलमेंट किया जाए, उसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और काम उनके काम के द्वारा ही कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स फुलफिलमेंट हो रहा है। तो उनके भी ऑब्जेक्टिव्स को, यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को, एक इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव्स को भी देखना है। यानी कि टू वे डोमेन है, इंटीग्रेटेड डोमेन, दोनों का साथ समन्वय होकर चलना है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन से उसको तो प्राप्त करना है, उसके लिए काम करना है, डिप्लॉयड किए हैं और काम करेगा, लेकिन कंपनी को भी एक बनता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को सारा चीज देखे, उनके जो इमोशन वैल्यूज को देखे, उनके वर्किंग कल्चर को देखे, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, सारा चीज को स्टडी करना है। ठीक है, उनको अगर वो अच्छा करे तो उसको परफॉर्मेंस को देखना है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो उसको और अच्छा रेमुनेट करना है, रिवॉर्ड्स वगैरह देना है, ठीक है, उनको फैसिलिटीज वगैरह देना है। यानी ये इंटीग्रेटेड डोमेन्स है, दोनों तरफ से चलेगा, तब वो बेटर तरीके से काम कर सकता है। अगर वो सिंगल वे में चले, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है बस वही फुलफिलमेंट करने के लिए बस बाध्य है कंपनी और वो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स को नहीं देखती है, तो वो इंडिविजुअल सोचेगा मैं तो कंपनी के लिए इतना काम कर रहा हूँ, इतना काम किया हूँ, और वो कंपनी ग्रोथ हो रही है, उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट हो रहा है, मेरा क्या। मुझे तो वो जितना मैं काम करके दे रहा हूँ उतना मेरा वो रेमुनरेशन भी नहीं मिल रहा, उतना मुझे सैलरी भी नहीं मिल रहा। वो क्या करता है, स्विच कर देता है, दूसरे कंपनी में स्विच कर देगा जहां उसको हाई सीसी वगैरह ज्यादा मिले, तो वो स्विच कर देगा। तो उसको क्या करना पड़ता है, एचआरएम का विशेष ये है कि इंटीग्रेटेड दोनों तरफ से वो जुड़ा होना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके और जो अपना वर्कर टर्नओवर है उसको सेव करके रख सके अपने पास में, और अच्छी तरीके से काम करके ऑब्जेक्टिव अपने उद्देश्य को भी पूरा करे और उनके पर्सनल के उद्देश्य को भी पूरा करे। ये दोनों काम को करना जरूरी है। ठीक है, ये विशेषता है ऑफ एचआरएम का, कैरेक्टरिस्टिक है इंटीग्रेटेड डोमेन। नेक्स्ट जो इसके विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो डायनेमिक एंड इवॉल्विंग चेंजेस। मतलब क्या है जैसे समय समय पे, डायनेमिक मीन्स चेंजेस, मीन्स चेंज करना। ठीक। तो जो इसमें जो पार्ट्स दिया हुआ है कि एचआरएम के अंदर ये होता है, तो उसका एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि वो अपने आप को चेंज करेगा, जैसे परिस्थिति होगा उसके हिसाब से चेंज करना है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे एम्प्लॉयज को हायर किए हैं जिसका इमोशनल वैल्यू जो है बहुत ही वीक है, तो उसको उसी हिसाब से चेंज करना है और उसको उसी हिसाब से ट्रेड करते हुए उसको काम करने के लिए प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। तो हमेशा क्या करना है, अपने वो जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो एचआर मैनेजर का रहेगा वो क्या करेगा, उसको अच्छे से डायनेमिक हमेशा चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ एचआरएम, जो डायनेमिक और हमेशा चेंज करते रहेगा अपने जो सिचुएशन के हिसाब से वो चेंजेस होते रहेगा। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एचआरएम, विशेषता है एचआरएम की। कॉम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ एचआरएम, गोल ओरिएंटेड है, फंक्शन निष्पादित करता है एचआरएम का, इंटीग्रेट दोनों तरफ से चलने वाला डोमेन है, डायनेमिक एंड इवॉल्विंग चेंज, हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक, ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एचआरएम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फंक्शंस ऑफ एचआरएम। देखिए बेसिकली अभी जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें सारा चीज मैंने क्लियर कर दिया एक ही बार में कि एचआरएम क्या है। ठीक है, एचआरएम में क्या क्या चलता है, हमको पढ़ना क्या क्या है शुरू से लेकर आखिरी तक। ठीक, उसी चीज को फंक्शंस के रूप में समझाया है। देखिए फंक्शंस एचआरएम का कार्य प्रणाली क्या है, वो किस तरह से काम करता है। तो ये फंक्शन दो प्रकार से काम करता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट वर्क करता है, जो एचआर मैनेजर जो वर्क करेंगे, वो दो वे में काम करते हैं। देखिए एक दो डिवाइड किया गया है दो पार्टों में, एक है मैनेजरियल फंक्शन, दूसरा है ऑपरेटिव फंक्शन।
दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन में। मैनेजरियल फंक्शन जो है, अकॉर्डिंग टू जो एचआर मैनेजर होगा, अपने हिसाब से वो एचआरएम पार्ट को चलाए। तो ये मैनेजरियल फंक्शन के हिसाब से वो चार भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मीन्स आपने पॉड स्टॉक पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, वो मैनेजमेंट के फंक्शंस है। ठीक है, मैनेज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। यहाँ पर जो है ये एचआरएम के फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। किसका है ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग? मैन पावर, ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन रिसोर्सेज का, जो कि डिप्लॉयड करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। उसका प्लानिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज वेज में काम कराना, उसको डायरेक्ट डायरेक्शन देना, उसको कंट्रोल करना, मैन पावर को कंट्रोल करना। ठीक है? तो यहाँ पर, यहाँ जो फंक्शंस की बात हो रही है, मैनेजर फंक्शंस की बात हो रही है, मैनेजमेंट के फंक्शन से डिफरेंट है। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं सेम है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बट वो ओवरऑल मैनेजमेंट को दिखता है। यहाँ पर केवल बात हो रही है एचआरएम की बात हो रही है, यानी डिप्लॉयमेंट ऑफ पर्सन, जो कि ह्यूमन बीइंग डिप्लॉयड होते हैं, उनको कैसे किस तरह से प्लानिंग किया जाएगा, कितने मैन पावर की जरूरत है, सब प्लानिंग के अंतर्गत आएगा। फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको काम करवाएंगे। ठीक है, उसको डायरेक्शन देंगे। मैन पावर का आप ये डिपार्टमेंट रखिए, आपको ये एक्सपर्ट है, आप इसके नॉलेज है, आप यहाँ काम करेंगे, आप यहाँ काम करेंगे, रिक्रूट करके सेलेक्ट करना, उसको डायरेक्शन देना, डायरेक्टिंग में होता है। फिर उसको क्या करना है, काम देने के बाद वो काम जब निष्पादन कर लेता है, कंप्लीट करता है, तो उसको परफॉर्मेंस को इवॉल्व करना। उसको अगर परफॉर्मेंस उसका कुछ वीक है तो उसको कंट्रोल करना, और उनको अच्छा स्किल डेवलप करके उस परफॉर्मेंस को थोड़ा सा और इंक्रीज करना, बढ़ाना। ये सारा क्या है, मैनेजरियल फंक्शन में डिवाइड किया गया है। फंक्शंस ऑफ एचआरएम में पहला जो है मैनेजरियल फंक्शंस के अंदर ये सारे पॉइंट्स आ गए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये किसका होगा, डिप्लॉयड पर्सन, जो कि हम मैन पावर हायर किए हुए हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रही है। नेक्स्ट जो है, जो सेकंड पार्ट में इसको बताया गया है, उसी चीज को, ये फंक्शंस को ही बताया गया है दूसरे पार्ट में। ऑपरेटिव फंक्शंस वे में बताया गया है कि फंक्शन ऑफ एचआरएम क्या है। इसको पांच भागों में देखिए डिवाइड कर दिया गया है। प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोक्यूरमेंट मतलब लाना। किसको लाना, एम्प्लॉयज को लाना, डिप्लॉयड करना। तो उसमें क्या क्या है, ये सारा चीज सभी बताया थोड़ी देर पहले। इसमें देखिए जॉब एनालिसिस करना, जॉब को एनालाइज करना कि हमको ये वर्क है, ये इसका डिटेल्स है, वर्क डिटेल है, और इस तरीके से ही हम उसमें क्या ह्यूमन रिसोर्स को लेके आके काम कराएंगे। मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट को एचआर के नॉलेजेबल पर्सन की जो आवश्यकता है, तो उसको एनालाइज कर लिए हम लोग, उसके जॉब को एनालाइज कर लिए। हम क्या डिप्लॉयड करेंगे, केवल जो ऐसे ह्यूमन बीइंग होगा जिसको एचआर का नॉलेज होगा, वो एक्सपर्ट होगा, उसको इस चीज का एक्सपीरियंस होगा, उसी को हम रिक्रूट करके लेके आएंगे। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस पार्ट यहाँ आ गए। प्रोक्यूरमेंट में लाना, प्रोक्यूरमेंट मतलब लाना होगा। ठीक है, प्रोक्यूर करना। दूसरा है इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब को एनालाइज कर लिए कि हमको ये जरूरत है, तो उसको जरूरत के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो मेन फंक्शंस होगा वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, प्लानिंग करना, प्लान करना कि हम वर्क को डिवाइड, जॉब को एनालाइज कर लिए, डिवाइड कर लिए, उसको यहाँ की जरूरत है, तो प्लानिंग करेंगे कि हमको, जैसे मान ली जाए हमको एचआर डिपार्टमेंट के अंदर 10 की जरूरत है, 10 पर्सन की जरूरत है, मार्केटिंग में हमको 5 की जरूरत है, प्रोडक्शन में हमको 5 की जरूरत है। ये प्लानिंग करना, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना। जो नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, उसके तहत में हम ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को पूरा स्टडी करेंगे। फिर उसकी इसमें प्रोक्यूरमेंट में अगला प्रोसेस क्या होता है, रिक्रूटमेंट, लेके आना, जॉब एनालाइज कर लिए, प्लान कर लिए, उसको लेके आना, रिक्रूट करना, मतलब इंटरव्यू लगा निकालना है, सब निकालेंगे। उसके बाद जो बेस्ट कैंडिडेट होगा, बेस्ट कैपेबल पर्सन होगा, उसको क्या करना, सिलेक्शन करना। जो नेक्स्ट जो है वो है सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद इंडक्शन, मतलब कि उसको इंडक्शन प्रोग्राम बताना, अपने कंपनी के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फैमिलराइज कराना, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में फैमिलराइज कराना, रूल्स रेगुलेशन के बारे में फैमिलराइज कराना, ताकि उस काम को अच्छी तरीके से वो निष्पादन कर सके, कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो इंडक्शन प्रोग्राम कहा जाता है। फिर ट्रांसफर, प्रमोशन एंड सेपरेशन, ये सारा जो है प्रोक्यूरमेंट के अंतर्गत आता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, ऑपरेटिव फंक्शंस में। जिसमें सारा चीज चलता है, जॉब एनालिसिस से लेकर, जो कि एक एक चीज को भी डिस्क्राइब कर चुका हूं आपको। जॉब एनालिसिस, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, ट्रांसफर, फिर प्रमोशन होना, फिर सेपरेशन होना। हटा भी सकते हैं उसको, अगर वो अच्छी तरीके से काम नहीं करना है, नहीं कर रहा है, सेपरेट, गो थ्रू, हटाओ। इस डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, वो दूसरे डिपार्टमेंट में अच्छे तरीके से काम कर सकता है, उसको स्किल ज्यादा है, तो उसको ट्रांसफर कर देना, उस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर देना, सेपरेट कर देना, अलग कर देना। ये सारा प्रोक्यूरमेंट फंक्शंस ऑफ एचआरएम के अंदर में आएगा।
नेक्स्ट जो है इसमें डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसका? एम्प्लॉयज जो डिप्लॉयड किए हैं, पर्सन जो ह्यूमन बीइंग डिप्लॉयड किए हैं, उसका डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के अंदर देखिए पॉइंट है, पर्सनल परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग, एजुकेटिव डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये जो एम्प्लॉय हम हायर किए हैं किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, काम करवा रहे हैं, उसको ऑब्जेक्टिव्स बता दिए हैं, काम कर रहा है, परफॉर्मेंस उसका अप्रेजल कर रहा है, रेम्यूनरेट कर रहा है, ठीक। तो ये सब डेवलपमेंट के अंदर उसको देखा जाएगा। ये भी उसका सेकंड, जो सेकंड ऑपरेटिव फंक्शन है, वो डेवलपमेंट है, एक पर्टिकुलर डिप्लॉयड पर्सन का डेवलप करना। अब देखिए, देखिए एक एम्प्लॉयज को आप हायर कर लिए हैं, उसको अपना ऑब्जेक्टिव मोटिव्स वगैरह बता दिए हैं, वो उसमें काम कर रहा है। काम करने के बाद हम चेक करेंगे उसको कि वो उस काम को सही तरीके से किया है कि नहीं, सही तरीके से सही समय पे किया है कि नहीं। ये किससे पता चलेगा हमको? परफॉर्मेंस अप्रेजल से। कि हम देखेंगे जो एचआर मैनेजर रहेगा, जो उसके अंडर जो काम कर रहे होंगे, जो लेबर्स काम कर रहे होंगे, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, उसको परफॉर्मेंस को देखेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस देखने के बाद उसको उसका आकलन करेगा कि जितना मैंने उसको काम सौंपा, उस काम को किस तरीके से किया, कंप्लीट किया, नो डाउट, बट वो किस तरीके से कंप्लीट किया, वो सारा चीज इसमें देखेंगे। तो परफॉर्मेंस, ये डेवलपमेंट इसमें फंक्शंस में परफॉर्मेंस को, अप्रेजल को देखा जाता है। और क्या क्या किया जाता है डेवलपमेंट के लिए? एक डिप्लॉयड पर्सन का, डिप्लॉयड ह्यूमन बीइंग का, डिप्लॉयड एम्प्लॉइज का क्या क्या देखा जाएगा? परफॉर्मेंस पे अप्रेजल को देखा जाएगा, उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनके करियर डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। मान लिया जाए हम एचआर डिपार्टमेंट में एक डिप्लॉयड किए हैं, एक ह्यूमन बीइंग को लेके आए। अब उस वो केवल सैलरी वगैरह देख रहा है, कोई दूसरे एम्प्लॉयज का बना रहा है, सैलरी वगैरह बना रहा है, कुछ पीएफ बना रहा है, कोई ऐसे ऐसे बना रहा है, मान लीजिए बना रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी स्किल है जो वो कर सकता है। यानी वो एम्प्लॉय के वेलफेयर पार्ट को भी देख सकता है, और अकाउंटेबिलिटी पार्ट को भी देख सकता है, उसके अंदर वो स्किल है। तो स्किल को अच्छे से और ट्रेनिंग देकर उसको और उसको डेवलप करके उसको क्या करते हैं? करियर अपॉर्चुनिटी देते हैं, ताकि वो और उसमें अपग्रेड हो सके। तो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन करती है, जैसे जिस तरह से एम्प्लॉय का स्किल होता है, उसको और निखार कर और उसको काम में लेके आती है, और उसका उसका रेम्यूनरेट भी देती है, उसको अवार्ड भी देती है ना, उस तरीके से उसको उसका परफॉर्मेंस का अप्रिसिएट करके उसको उस तरीके से उसको काम देते हुए उस काम का रेम्यूनरेशन भी देती है उसको, ठीक है। तो ये सब क्या पार्ट हो गए? डेवलपमेंट किसका पार्ट हो गया? एम्प्लॉय जो हायर किए हुए हैं उसका पार्ट हो गया। उसके परफॉर्मेंस को देखना, ट्रेनिंग करना अच्छी तरीके से, उसका करियर को डेवलप करना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो काम कर रहे हैं उसको डेवलपमेंट करना, ये डेवलपमेंट के अंदर पार्ट हो गई, ठीक है। पहला क्या पार्ट हो गई? ऑपरेटिंग फंक्शन में प्रोक्यूर करना, लाना, लाने के क्या क्या प्रोसेस है, फिर उसको डेवलप किया। सेकंड प्रोसेस में क्या किया? फंक्शन क्या है ऑपरेटिव का? डेवलप किया। अब तीसरा क्या है? कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है? काम किसी भी ऑब्जेक्टिव को फुलफिलमेंट करने के लिए जब पर्सन को डिप्लॉयड किए हैं, तो जाहिर सी बात है फ्री में तो काम करेगा नहीं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आया हुआ काम करने के लिए। तो वो किसके लिए आया है? सैलरी के लिए आया है, वेजेस के लिए आया है, बोनस, इंसेंटिव, ये सब के लिए आया हुआ है, ठीक है। कि अच्छा काम करेगा तो अच्छा बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, पेरोल बढ़ेगा उसका, ठीक। ये कंपनसेशन पार्ट हो गया ऑपरेटिव फंक्शन का, एचआरएम का फंक्शन, ऑपरेटिव फंक्शन का थर्ड पॉइंट, जिसमें कंपनसेशन पार्ट आता है। इस पार्ट में उस डिप्लॉयड पर्सन के जॉब को इवॉल्व करना है, जॉब को देखना है सही तरीके से निष्पादन कर रहा है कि नहीं, वेजेस, सैलरी उसके अकॉर्डिंगली देना। मान ली जाए किसी भी एम्प्लॉय को हायर किए हैं, 10,000 फॉर एग्जाम्पल, 10,000 की सैलरी में रखे हुए हैं, उसको जॉब का एनालाइज, जो जिस तरह का जॉब पकड़ाया हुए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको काम दिया हुआ है, वो 10,000 फिक्स की है सैलरी उसकी। लेकिन अगर वो जॉब को उसको इवॉल्व करते हैं, अगर वो काम अच्छी तरीके से कर रहा है, और वो उससे ज्यादा का उम्मीद रखता है, और जो उम्मीद रखता है, और उस काम को निष्पादन करता है बेटर तरीके से, ठीक है, तो उसको जॉब को इवॉल्व करते हुए जो सैलरी उसका निर्धारित है, मान लो 10,000 सैलरी उसका निर्धारित है, तो उससे उसको इंक्रीज करना, बढ़ाना उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक। ये भी करते हैं। तो ये कंपनसेशन का पार्ट है, जहां पर उस डिप्लॉयड पर्सन का जॉब को इवॉल्व करते हुए अच्छी तरीके से सैलरी देना, वेजेस देना, ये सब करते हैं। वेजेस और सैलरी में डिफरेंट ये है, देखिए वेजेस कहाँ कहलाता है, सैलरी कहाँ कहलाता है? वेजेस हम जैसे हम लेबर को हायर करते हैं, लेबर को हायर करते हैं अपने कंपनी का, अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो उनको जो सैलरी दिया जाता है वो वेजेस कहलाते हैं, ठीक है। वेजेस जो लेबर को पेमेंट वगैरह देते हैं, ठीक। ये वेजेस जो है निर्धारित मापदंड में दिया जाता है।
निर्धारित मापदंड मीन्स गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स होता है। उस 2000 अभी 24 चल रहा है, 2024 का एक नॉर्म्स निकला हुआ है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, उनके हिसाब से उसका मापदंड फिक्स है कि इतना उनको वेजेस दिया जाएगा, उससे नीचे नहीं देंगे। नहीं तो लेबर लॉ के अंदर में वो पेनल्टी ठोका जा सकता है, या फिर उनको इम्प्रेशन में हो सकता है, बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं उसके। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि वेजेस जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के वेजेस सिस्टम अलग है, सेमी स्किल्ड के, स्किल्ड के, अनस्किल्ड के, उसके हिसाब से वो वेजेस देना है। अगर मान लीजिए ऐसा कंपनी जो सैलरी निर्धारित है, जो वेजेस निर्धारित है उससे कम दे रही है, तो वो जो डिप्लॉयड पर्सन है उसके ऊपर केस भी कर सकता है, लेबर कोर्ट में जा भी सकता है, और उसको बोल भी सकता है कि सर हमारा 450, फॉर एग्जाम्पल 450 वेज रेट है, लेकिन वो तो हमको 300 ही दे रहा है। वो कर सकता है, सिंपली इस बात है, अकॉर्डिंग टू लेबर एक्ट। ठीक है, वेजेस, ये वो बात हो गई, लेबर के अकॉर्डिंगली वेजेस देते हैं। सैलरी जो एम्प्लॉयड है, जो हायर पोस्ट में है, उसको उसके काम के लिए जो पेमेंट दिया जाता है, ठीक है, वो सैलरी कहते हैं। ठीक है, वो सैलराइड पर्सन हो गए। ठीक, तो ये सारा चीज क्या है, एक फिक्स्ड निर्धारित होता है, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स में है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। नेक्स्ट क्या है, बोनस एडमिनिस्ट्रेशन, बोनस एंड इंसेंटिव पेरोल। बोनस मीन्स क्या हो गया, देखिए दिवाली दशहरा के टाइम में आप सुने होंगे, अपने फादर जहाँ कंपनीज में काम कर रहे होंगे उनको बोनस दिया जाता है। ठीक है, तो ये बोनस का प्रावधान होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में बोनस दिया जाता है। तो बोनस का परसेंटेज क्या है, 8.33% 2023 में था। ठीक है, 8.33% जो भी उनका ओवरऑल बेसिक बनता था, उसके हिसाब से दिवाली के टाइम या दशहरा के टाइम में बोनस दिया जाता है। ठीक है, हर कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया है बोनस देने के, बोनस बांटने के, इंसेंटिव बांटने के। ठीक है, कुछ जो फार्मा कंपनी है या फिर इंश्योरेंस कंपनी इंसेंटिव वगैरह देती है, जो वो सेल आउट किए हैं, जो उनका टारगेट है उसके ऊपर वो सेल आउट किए हुए हैं, तो उसके हिसाब से उसको इंसेंटिव वगैरह देती है और पेरोल देती है। तो ये सारा चीज कंपनसेशन ऑफ ऑपरेटिंग फंक्शंस के अंदर में आ गया। नेक्स्ट जो है इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन मोटिवेशन, मतलब यहाँ पास क्या करता है यहाँ पास देखिए, फर्स्ट पॉइंट में लेके आए, उसको दूसरा पॉइंट में डेवलप किए, और उसको तीसरा पॉइंट में क्या होगा, उसको रेमुनेट किए, पैसा दिए। अब उसके साथ साथ हम इंटीग्रेटेड करने हैं। इंटीग्रेटेड मीन्स उसको क्या है, उस एम्प्लॉय की जरूरतों को समझना है। काम करवा लिए, पैसा भी दे दिए, परफॉर्मेंस को भी बढ़ा दिए, डेवलपमेंट भी कर दिए। अब उसको मोटिवेट भी करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत दिनों तक रह जाए। हमारा जो टर्नओवर रेशो है वर्कर्स की, उसको बना के रखना है ताकि वो स्विच ना करे दूसरी कंपनी में। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक एचआरएम डिपार्टमेंट को क्या करना होगा, उस एम्प्लॉय को इंटीग्रेट करके रखना है। पहला जो है इंटीग्रेट में मोटिवेशन, यानी कि हमेशा उसको प्रेरित करते रहना है काम के प्रति। ठीक, ताकि वो मोटिवेट होके काम को अपने अच्छी तरीके से करे, और उस जॉब को छोड़ के वो दूसरा जॉब में स्विच ना करे। दूसरा, जॉब सेटिस्फेक्शन, जो काम उसको दिया गया है उससे वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, कि वो काम उसको पसंद ही नहीं है और वो काम दे दिया गया है। मान लीजिए अगर एचआर का डिपार्टमेंट का ह्यूमन बीइंग है, एचआर डिपार्टमेंट का है, लेकिन उसको वो गलती बस फाइनेंस का दे दिया, उसको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, हालांकि नॉलेज है, काम कर सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, बट वो उसको नॉलेज नहीं है, काम नहीं करना चाहता उसमें। ठीक है, वो एचआर का है तो एचआर में ही काम करना चाहता है, तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा उस काम से। जो काम उसके लिए है और वही काम उसको मिला है, तो उससे क्या होगा, वो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। जिस काम के लिए जितना ज्यादा रेमुनेशन मिला, उसके लेवल में जो डिप्लॉयड पर्सन है उसके लेवल में अगर फुलफिलमेंट होता है, तो वो उस जॉब से क्या होगा, सेटिस्फाइड रहेगा। तो ये पार्ट को एचआरएम डिपार्टमेंट को देखना होगा ऑपरेटिंग फंक्शन के अंदर, उसको मोटिवेट करना, जॉब सेटिस्फाइड करना। नेक्स्ट जो है इसमें ग्रीवरेंस रिड्रेसल, यानी क्या होता है इसमें शिकायतें। देखिए कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो अपने को शिकायत होगा, वो शिकायत कर सकते हैं जाके, अपने हेड का शिकायत होगा, या फिर अपने जो कलीग्स होंगे जो काम करते होंगे उनका शिकायत होगा, या फिर फंक्शंस के रिलेटेड शिकायत होगा, वर्किंग कल्चर के उनका शिकायत होगा। तो ये उनको एक दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, सेटिस्फाइड के लिए जॉब सेटिस्फेक्शन दिया जाता है, ग्रीवरेंस रिड्रेसल दिया जाता है ताकि वो शिकायत कर ले। ठीक है, वो सब दिया जाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, नेक्स्ट जो पॉइंट है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग मीन्स में क्या है, सुचारू रूप से बार्गेनिंग करना एक दूसरे की। जैसे मान लीजिए कंपनी में
कंपनी बोलता है कि मेरे मोटिव्स के अकॉर्डिंगली काम करना है, आपको जो मैंने रूल्स रेगुलेशंस बना दिया है उस पे काम करना है। तो डिप्लॉयड पर्सन क्या करता है, उसके रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली काम करता है। बट क्या होता है, बहुत दिनों तक काम करते करते वहां पर जो डिप्लॉयड पर्सन है वो अगर लीडर बन गया, अपना यूनियन बना लिया, वो बार्गेनिंग कर सकता है उस कंपनी के ऑनर से या फिर जो मैनेजर से, उससे बार्गेनिंग कर सकता है कि आप हमको ये फैसिलिटी देंगे तो हम काम करेंगे, अदरवाइज हम रोक देंगे काम। तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग करने का उसको फैसिलिटीज दिया जाता है, ये फंक्शन है, ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर में आएगा। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक एचआरएम का पार्ट होगा, ऑपरेटिव फंक्शन का, जिसमें जो भी आपस में जो डिप्लॉयड पर्सन है उनके बीच में यदि ये लड़ाई झगड़ा होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो उसको रिसॉल्व करने का काम करता है। ठीक है। पार्टी नेक्स्ट जो है, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज डिसिप्लिन। मीन्स जो है हर एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन विद डिसिप्लिन मैनर्स में करना जरूरी होता है। ये इंटीग्रेटेड पार्ट है, ऑपरेटिंग फंक्शन में इंटीग्रेटेड पार्ट है डिप्लॉयड पर्सन का। नेक्स्ट जो है मेंटेनेंस पार्ट। मेंटेनेंस मीन्स क्या है, उसके लिए जो डिप्लॉयड पर्सन है उसके लिए आप क्या क्या करते हैं। आप पहला किया रिक्रूट कर लिए, दूसरा उसको डेवलप कर दिए, डेवलप करने के बाद उसको अच्छी तरीके से वेजेस भी दे दिए, उसके इंटीग्रेटेड पार्ट को समझ लिए, अब कुछ मेंटेनेंस भी दे दिया जाए। तो मेंटेनेंस में क्या करते हैं, उस डिप्लॉयड पर्सन का ये सारा सुविधाएं उसको देते हैं जो डिप्लॉयड पर्सन है, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ के बारे में देखिए, कुछ बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनी रहती है, वो मेडिकल फैसिलिटीज देती है। ठीक है। जो हायर्ड पर्सन है उनकी फैमिलीज को भी और उसको भी कंपोजिट वे में ये हेल्थ फैसिलिटीज देती है। ठीक है। दूसरा, सेफ्टी प्रदान करना। सेफ्टी वो इन जब डिप्लॉयड पर्सन है जो कंपनी में काम कर रहा है, इंटरनल सेफ्टी तो देती है उनको। जब वो काम करवा रही है कंपनी के अंदर में तो जाहिर सी बात है उसको सेफ्टी के तहत में ही काम करना होगा, अन्यथा कुछ भी हादसा हो सकता है। ये सेफ्टी उनको देती है, जैसे हेलमेट हो गया, ठीक है, शूज वगैरह हो गया, ड्रेसेस हो गए, ये सारा सेफ्टी के फीचर्स है। वो सारा सेफ्टी फीचर को ध्यान में रखते हुए कंपनी काम करती है, ये डिप्लॉयड पर्सन को देना होता है। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मीन्स क्या हो गया, आप डिप्लॉयड पर्सन है, ठीक है, बहुत सारे मान लीजिए अभी काम कर रहा है वो 30 साल 40 साल तक आपकी कंपनी में काम किए। काम करने के बाद उसको कुछ तो फायदा होना चाहिए कि आप जो वेजेस पेमेंट पे ही निर्धारित है, लेकिन 30 साल के बाद वो करेगा क्या, तो कुछ सोशल सिक्योरिटीज वगैरह उसको प्रोवाइड करते हैं, पीएफ वगैरह देना, एएसआईसी वगैरह देना, ये सारा चीज सोशल सिक्योरिटी के अंदर आता है, जो कि उस एम्प्लॉइज को, डिप्लॉयड पर्सन को दिया जाता है कंपनी की तरफ से। ठीक। कुछ वेलफेयर स्कीम्स हो गया, ठीक है, वो भी प्रोवाइड करते हैं तो एम्प्लॉइज को। ठीक। नेक्स्ट जो है पर्सनल रिकॉर्ड। कंपनी का दायित्व तो बनता है कि पर्सनल का जो डिप्लॉयड पर्सन है उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है। मतलब उसके सीआर, जैसे किसी का ही प्रमोशन, मतलब जो डिप्लॉयड पर्सन है उसका प्रमोशन कैसे होता है, वो काम करता है, साल भर काम करता है, 2 साल का काम करता है, परफॉर्मेंस को, अप्रेजल को देखा जाता है। ठीक है। उनका एक सीआर रिपोर्ट बनता है, सीआर रिपोर्ट के तहत उनको एक रिकॉर्ड में रखा जाता है ताकि वो उस सीआर रिपोर्ट के तहत में उसको क्या है, प्रमोट किया जा सके अपग्रेड पोजीशन में। अपग्रेड मतलब ऊपर की तरफ, जैसे मान लीजिए वो एग्जीक्यूटिव है तो मैनेजर, मैनेजर है तो सीनियर मैनेजर्स में ट्रांसफर किया जाता है, मतलब इसको प्रमोट किया जाता है। तो ये पर्सनल रिकॉर्ड रखता है मेंटेनेंस डिपार्ट फंक्शंस में क्या तहत में आता है। नेक्स्ट जो है पर्सनल रिसर्च। पर्सनल रिसर्च मीन्स होता है उनके इमोशनल वैल्यूज को, यानी कि पर्सनल के मतलब इंडिविजुअल जो काम कर रहा है उसकी समझना, उसके इमोशनल वैल्यूज को भी समझना, कि अगर मान लीजिए वो काम कर रहा है तो उसके जो परिवार भी है तो उसके परिवार के संबंधित कोई जानकारी रखना, उनकी इमोशनल समझना, उसको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उनके लाइफ में और उसकी वजह से कार बाधित होगा। सीधी सी बात है, जब डिप्लॉयड पर्सन है उसको अगर घर से कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्याएं हैं, तो पर्सनल समस्या है, उसकी वजह से भी हमारा ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को बाधित होगा। तो उसको भी सही तरीके से करने के लिए क्या करना होगा, हमको उस पर रिसर्च करना होगा, पर्सनल रिसर्च समझना होगा। एचआर मैनेजर का मेजर फंक्शन है ये भी, कि उसको समझ के रखे, उस इंडिविजुअल को, डिप्लॉयड पर्सन को समझ के रखे, एनालाइज की करे, रिसर्च करे उसके बारे में कि वो जो डिप्लॉयड पर्सन है उसको क्या क्या इमोशनल वैल्यूज है, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, ये सबको समझे। उसके अकॉर्डिंगली उसको हटाने के लिए, उसके जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको हटाने के लिए उसको एचआर मैनेजर को काम करना होगा। तो ये पर्सनल रिसर्च करना जरूरी है। पर्सनल ऑडिट। ऑडिट मतलब लेखा जोखा हो गया, उस पर्सनल जो रिसर्च किया हुआ रहेगा उसको पूरा एक लेखा जोखा बना के रखा जाएगा, उस एम्प्लॉयज का पूरा डिटेल्स उसमें रहेंगे, ऑडिट करना।
ठीक है। और साल भर का ऑडिट एट द फाइनेंशियल ईयर में दिखता है कि वो कितना क्या किया है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट करने के लिए किस हद तक गया है, किस हद तक अपना परफॉर्मेंस दिया है, और सारा चीज ऑडिट पार्ट में रहे। ठीक है। ये है मेजर फंक्शंस ऑफ एचआरएम, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट हो गया, मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑपरेटिव फंक्शन। छोटा है मैनेजरियल फंक्शन, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, ऑपरेटिव फंक्शन थोड़ा सा बड़ा है जो कि इन्वॉल्व होता है टोटल एचआरएम। यही पढ़ना है आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, इतना ही पढ़ना है। ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है इतना ही पढ़ना है आपको, चैप्टर वाइज। जैसे कि अभी जो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आप जॉब एनालिसिस डिजाइन, ये जॉब एनालिसिस डिजाइन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट, कैसे उसको लेके आना, कैसे रिक्रूट करना है, किस किस से प्रोसेस के तहत जाता है, रिक्रूटमेंट का कौन कौन सा प्रोसेस है वो सब पढ़ना। सिलेक्शन, सिलेक्शन किस तरीके से हमको सेलेक्ट करना है, वो सारा चीज, जो मेथड्स और जो टेक्निक्स है सिलेक्शन का भी, वो सारा चीज पढ़ना है। प्लेसमेंट, इंडक्शन, ट्रांसफर, प्रमोशन, ये सारा अलग अलग चैप्टर्स है जो कि आपको आगे इस एचआरएम में पढ़ना है। देखिए एचआर मैनेजर्स के स्किल्स बहुत जरूरी है। क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, एचआर मैनेजर अगर किसी भी एचआर डिपार्टमेंट को देख रहा है तो उसके अंदर ये सारा स्किल होना चाहिए, ताकि वो सुचारू रूप से अपने डिप्लॉयड पर्सन को अपने नीचे काम जो कर रहा है वो सारा चीज काम को अच्छी तरीके से निष्पादन कर सके। तो क्या क्या एसेंशियल स्किल है एचआर के स्किल, वो मैनेजर के स्किल होना चाहिए, वो है निगोशिएट, निगोशिएट करने का स्किल, टैलेंट अच्छी तरीके से। ये सब अलग अलग पॉइंट्स हैं, इसको अगर बताना चाहूंगा नेक्स्ट आपको क्लास में इसको डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि इसमें 4-5 बचा हुआ है और भी। इसको अभी 1 घंटा और लगेगा इसको। तो क्यों है, विशेष क्यों है, ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सिग्निफिकेंस, इस चैप्टर में आपका सिग्निफिकेंस बचा हुआ है, इंपॉर्टेंस बचा हुआ है, क्यों एचआरएम की जरूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। रोल ऑफ एचआरएम, एचआरएम का रोल क्या है, ये सारा चीज मैं पढ़ा चुका हूँ, वही चीज है। आप एक एक समझ में आ जाएगा। देखिए पर्सनल प्लानिंग करना, जॉब एनालिसिस करना, फिर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर देना, रिक्रूट करना, कंपनसेशन देना, अपडेटिंग वर्क पॉलिसीज, रिकॉर्ड रखना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, कंपनसेशन देना, सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है कि नहीं, कैरियर डेवलपमेंट का प्रोग्राम करना, लेबर रिलेशन मेंटेनेंस करना। ये रोल ऑफ, अभी जो मैं जितना डिस्क्राइब किया वही रोल पे ही है। वो रोल है एचआरएम का, एक जो फंक्शंस में आप स्टडी किया है, समझे हैं, वही चीज उसका रोल है, उसको काम करने का तरीका है, यही काम करना है उसको एचआरएम के तहत। ये सारा कल थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद एसेंशियल एचआर है, उसके बाद पर्सनल, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बीच में क्या है, डिफरेंस क्या है पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, दोनों को डिफरेंस क्यों है। ठीक है। पर्सनल मैनेजमेंट भी एचआरएम मैनेजमेंट दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये डिफरेंस क्यों है, पहले एचआरएम को ही पहले पर्सनल मैनेजमेंट कहा जाता था, अभी एचआर मैनेजमेंट कहा जाता है। इसको कल देखेंगे अच्छे तरीके से। तो अभी जितना अभी डिस्क्राइब किया हूँ एक एचआरएम का पार्ट टोटल, ठीक है, इसी पॉइंट को अगर दिमाग में रखकर अगर आप पढ़ें तो पूरा होल बुक आज के डेट में ही, आज के लेक्चर में ही पूरा कवर होता है। आपका पूरा एचआरएम पार्ट कवर होता है पूरा। क्या क्या पढ़े हैं, एचआरएम, एचआरएम का क्या मतलब है, एचआरएम का प्लानिंग पढ़े हैं, क्या कैसे प्लान किया जाता है, फिर जॉब एनालिसिस कैसे होता है, जॉब डिजाइन क्या है, रिक्रूटमेंट पढ़े हैं, सिलेक्शन पढ़े हैं, इंडक्शन पढ़े हैं, प्रमोशन पढ़े हैं, ट्रांसफर, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, ये सारा चीज पढ़े हैं। यही आपको चैप्टर एंड चैप्टर वाइज आपको एक एक चैप्टर में अगले पढ़ना है। यहाँ तक आपको सब क्लियर है, कोई डाउट है?